अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम पार्ट 1 की फ़िज़िक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको हर टॉपिक के बारे में गाइड करती हूँ। लॉन्ग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा शॉर्ट और कौन सा एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले है पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हों वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। जैसे ए और बी, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो ये वेक्टर्स पैरेलल हैं। मैं यूँ ड्रा करूँ, ये ए और कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब पैरेलल है और इनके दरमियान हमेशा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो हमेशा ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ऑपोजिट। ये ए इस डायरेक्शन में है तो बी उस डायरेक्शन में है, एक दूसरे के ऑपोजिट हों और इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, तो ऐसे वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अगर मैं यूँ ड्रा कर दूँ तो ये एंटी पैरेलल तो नहीं हुए, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट तो नहीं हुई, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए थी, मतलब दूसरा वेक्टर एक तो यूँ होना चाहिए था, ठीक। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जैसे ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक। तो अगर इनकी मैग्नीट्यूड जैसे भी सेम है, नज़र आ रही है, और डायरेक्शन भी सेम है, तब ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर मैं यूँ लिख दूँ, ये ए और बी क्या इक्वल है? नहीं, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन भी। तो हमें नज़र आ रहा है इक्वल वेक्टर्स पैरेलल भी होते हैं, क्योंकि इनकी सेम डायरेक्शन होती है। पैरेलल वेक्टर्स की भी सेम डायरेक्शन होती है और इक्वल वेक्टर्स की भी सेम डायरेक्शन होती है। इसका मतलब इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तब वो नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। जैसे वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो ये क्या हुए, नेगेटिव हुए। ए इज़ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट होती है, नेगेटिव वेक्टर्स की भी डायरेक्शन भी ऑपोजिट ही होती है। इसका मतलब हुआ नेगेटिव वेक्टर्स जो होंगे वो एंटी पैरेलल होते हैं। आगे है नल वेक्टर। वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड 0 हो वो नल वेक्टर होता है। ऐसा वेक्टर जिसकी कोई मैग्नीट्यूड ना हो या 0 मैग्नीट्यूड हो, वो क्या होगा, नल वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी डायरेक्शन आप चूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। जब डायरेक्शन हम कहते हैं कोई भी चूज़ कर लो, तो हम डायरेक्शन लेते ही क्यों हैं, क्योंकि वेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्शन के बगैर तो डिफाइन हो ही नहीं सकते ना, इसलिए हमें इसको उसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। और हम इन्हें ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है। मैग्नीट्यूड के लिए तो टेल होना ज़रूरी है ना, जब टेल ही नहीं होगी, टेल ही 0 हो जाएगी, तो ड्रा कैसे करेंगे इसको। सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज नल वेक्टर। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम एक वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर को सम करें, यानी एक वेक्टर अगर ए है और उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, उस बिल्कुल ऑपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड में, तो ये उसका नेगेटिव वेक्टर। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 वेक्टर। तो ये 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है। यूनिट वेक्टर्स, द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट का मतलब ही 1 होता है और नल का मतलब ही 0 होता है। डेफिनेशन से जाहिर है, नल का मतलब 0 जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी, यूनिट का मतलब 1 जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो वो यूनिट वेक्टर होगा। तो इनको यूज़ किया जाता है वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। ये यूनिट वेक्टर डिफाइन इसलिए किए गए हैं ताकि हम इनको यूज़ करके वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, जैसे एक वेक्टर है ए, ठीक है, वो कैसे डिफाइन होता है, दो चीज़ों से, एक उसकी मैग्नीट्यूड से, एक डायरेक्शन से। ये उसकी मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है। एक है, अब उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो मुझे उसकी डायरेक्शन निकालनी है, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये मैग्नीट्यूड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो वेक्टर ओवर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होते हैं,
वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगर मैं वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर मेरे पास ये 3 एक्सिस है एक्स वाई जी, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके मैं यूनिट वेक्टर ड्रा करना चाहूँ तो उनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ आई से। एक्स का यूनिट वेक्टर हमेशा आई से रिप्रेजेंट होता है, वाई का यूनिट वेक्टर जे से रिप्रेजेंट होता है, और जी का यूनिट वेक्टर के से रिप्रेजेंट होता है। और इन सब की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। अगर मेरे पास कोई वेक्टर आर है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसा होगा, आर कैप। मेन बात ये है कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को, कैप से। कैप से जहाँ यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप नज़र आएगी इसका मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर हमें ये फाइंड करना हो कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं तो कैसे फाइंड करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड से फाइंड करेंगे। अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 हुई तो उसका मतलब है वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। जैसे मेरे पास अगर n वेक्टर है, n कैप है, उसका यूनिट वेक्टर। नल वेक्टर भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, और इक्वल वेक्टर्स भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इन तीनों की डेफिनेशन आपको बोर्ड में आती है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करता है ओरिजिन से। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए जो वेक्टर ड्रा किया जाता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ये लोकेशन बताता है कि पॉइंट कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से मतलब ओरिजिन से ये बताएगा कि पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक, जैसे इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि ओरिजिन से ड्रा की जाती है। ओरिजिन से स्टार्ट होकर एंड कहाँ पे होता है इसका, पॉइंट तक। जैसे यहाँ पे मैं दोबारा ड्रा करूँ तो ये अगर मेरे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, अगर मैंने इसको लोकेट करना है तो मैं यहाँ से ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगी जो कि एंड पॉइंट पे जाके होगी। ये क्या बता रहा है, ये इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं, इस पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन कर रही हैं। इस वेक्टर को लिखना हो, जैसे आर है, ये आर वेक्टर है ना, इस वेक्टर को लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूँगी कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मेरे इस लाइन ने ए डिस्टेंस कवर किया, और वाई एक्सिस के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी डिस्टेंस कवर किया। एक्स एक्सिस के अलोंग ए, वाई एक्सिस के अलोंग बी डिस्टेंस कवर किया, तो मैं इसको यूँ लिखूँगी ए प्लस बी, साथ में क्या आई, आई कैप और जे कैप। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के साथ आई, वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट के साथ जे। ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये लिख दिया वेक्टर आर को, यानी पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर को लिखने का यही तरीका होता है हमेशा कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसके साथ आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसके साथ जे कैप लिखते हैं। इस तरह जी एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर हुआ है, फॉर एग्जांपल सी डिस्टेंस कवर हुआ है तो उसके साथ के कैप लिखते हैं। देन इसकी मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये है कि ए का स्क्वायर लेकर और बी का स्क्वायर लेकर इनको ऐड करके इनका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जैसे मेरे पास लिखा हो 2i प्लस 3j, एक वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर। कोई भी इसकी रिप्रेजेंट, ज़रूरी नहीं आर से रिप्रेजेंट करो, आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये मेरे पास ए है, तो मैं अगर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँगी तो मैंने जितने भी कंपोनेंट हैं मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करके इसका अंडर रूट ले लेंगे तो मेरे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। देन फॉर स्पेस में हम इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इसकी मैग्नीट्यूड लिखने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। देन नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन में हों उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन है, इस लाइन में जितने भी वेक्टर्स ड्रा होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। अगर मैं यूँ ड्रा कर दूँ तो ये डी वेक्टर्स उनके साथ क्या है, कोलिनियर नहीं है। इस तरह कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स ड्रा होंगे वो सारे क्या होंगे, कोप्लेनर। अगर मैं यहाँ पे ए ड्रा कर दूँ तो ये इस प्लेन से बाहर है तो ये कोप्लेनर नहीं होगा, यानी इसके साथ कोप्लेनर नहीं होगा।
ये टर्म्स आपकी नेक्स्ट आगे जाके बुक में यूज़ हुई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। और पोजीशन वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कुछ एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, बोर्ड में आए हुए हैं सारे एमसीक्यूज़। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी, वो पूछ रहा है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी भी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये मैंने बताया नहीं आपको कि जब हम पोजीशन वेक्टर में लिख रहे थे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, क्योंकि हम स्केयर लेकर ऐड करते हैं। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर हो तो फिर मेरे पास ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी, फाइंड करें। ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने 2 का स्केयर लिया, इधर क्या है 1, तो 1 का स्केयर लेकर और 2 का स्केयर, इन सबको ऐड कर दिया तो क्या होगा 4 + 1 + 4 √9, 9 किसके इक्वल है 3। तो ये आ गया मेरे पास वेक्टर्स। ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक है। और ये कौन सा वेक्टर है, ये नल वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है। जब भी आपने फाइंड करना हो कोई वेक्टर नल वेक्टर या यूनिट, कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं। अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 आए तो उसका मतलब क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। जैसे मैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये मैं ऐड करूँगी, ठीक है। 1/2 को √2 कट जाएगा स्क्वायर से, प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये स्क्वायर से कट गया तो ये क्या आया 1/4। जैसे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 1 + 1 2, एलसीएम लेने से 2/2 आया, 2/2 कट गया, √1 आएगा, 1 का √1 ही होता है, यूनिट वेक्टर हुआ, ठीक है। व्हेन 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल एंगल बिटवीन देम, अगर 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, तो मैंने बताया था अगर 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो उनके दरमियान हमेशा एंगल 180 का होता है।